नमस्कार, मैं स्वाति आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाति एकेडमी पर। यूपीएसआई के विगत परीक्षाओं के प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला की आज यह 5वीं क्लास है। इसके पहले की 4 क्लासेस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। आज की श्रृंखला का यह पहला प्रश्न है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह पंक्ति उक्त किस रचनाकार की है। यह जो पंक्ति है किस रचनाकार की है। ए जयशंकर प्रसाद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अज्ञे। यह जो पंक्ति है किसकी है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए जयशंकर प्रसाद। यह चंद्रगुप्त नाटक से ली गई पंक्ति है। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 2, शांत रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है। ए शोक, बी भय, सी निर्वेद, डी रति। शांत रस का अस्थाई भाव पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी निर्वेद। शांत का स्थायी भाव निर्वेद। और शोक किसका स्थायी भाव है, शोक किसका है, करुण रस का। शोक करुण रस का। भय भयानक का। और रति जो है श्रृंगार रस का है। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 3, रोगी के लिए दवा लाइए। रोगी के लिए दवा लाइए इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए संबंध कारक, बी अपादान, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। रोगी के लिए दवा लाइए इस वाक्य में कौन सा कारक है पूछा है। इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ रोगी के लिए किया जा रहा है तो इसमें के लिए आ रहा है। के लिए संप्रदान का जो चिन्ह है वह है के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। तो इसमें रोगी के लिए दवा लाया जा रहा है तो यहाँ क्या होगा संप्रदान कारक। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की, इसी प्रकार रा रे री। अपादान जहाँ अलगाव की स्थिति होती है वहाँ अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह है से करण का भी है, लेकिन वहाँ जो से है करण में वो साधन का काम करता है। और यहाँ जो अपादान में से चिन्ह है यह अलगाव की स्थिति के लिए है। अधिकरण, अधिकरण का चिन्ह है में, पर, ऊपर। कार्य का जो आधार होता है वहाँ अधिकरण कारक होता है। प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सा शब्द कौशल, इनमें से कौन सा शब्द कौशल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। ए योग्यता, बी कला, सी हुनर, डी कपाल। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी कपाल। योग्यता, कला, हुनर ये तीनों क्या हैं, कौशल के पर्याय हैं। लेकिन कपाल किसका है, सिर का। कपाल सिर। कपाल किसका है, सिर। इसका पर्याय है एक ललाट, मस्तक, खोपड़ी, खोपड़ी ये सब क्या हैं, कपाल के पर्याय हैं। प्रश्न संख्या 5, राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी इस वाक्य में
इस वाक्य में यहाँ दो होगा। दो किस प्रकार का विशेषण है? ये जो दो आया है यह किस प्रकार का विशेषण है पूछा है। ए परिमाणवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। यहाँ जो दो है वह किस प्रकार का विशेषण है? इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ संख्या का बोध हो रहा है कि राजू ने मुझे 2 पुस्तक दी, तो यहाँ क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 5, 6। प्रश्न संख्या 6 है शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या है? शुक्र करना मुहावरे का अर्थ ए एहसान मानना, बी शक्ति संचित नहीं कर पाना, सी बर्बाद होना, डी क्रोधित होना। शुक्र करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए एहसान मानना। शुक्र करना मतलब एहसान मानना। प्रश्न संख्या 7, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? नया 9 दिन पुराना 100 दिन लोकोक्ति का अर्थ क्या है पूछा है। ए पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं, बी न पूरी होने वाली आशा, सी सर्वत्र विजय हासिल होना, डी समयानुसार काम। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो होगा वह होगा ए पुरानी चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं। प्रश्न संख्या 8, बारिश हो रही थी। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध क्रिया के किस काल का बोध करा रही है? इस वाक्य में क्रिया जो है किस काल का बोध करा रही है? बारिश हो रही थी। ए हेतु मत भविष्यत, बी संदिग्ध भूत, सी अपूर्ण भूत, डी हेतु मत भूत काल। इनमें से किस काल का बोध हो रहा है? बारिश हो रही थी में। इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, बारिश हो रही थी, अपूर्ण भूतकाल का बोध करा रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट ना हो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। बीते समय में प्रकट हो कि क्रिया हो रही थी पर ये निश्चित ना हो कि कार्य पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ, तो उसमें क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल। प्रश्न संख्या 9, इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। ए ललाट, बी मस्तक, सी गेंद, डी कपाल। भाल का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी गेंद। गेंद जो है भाल का पर्यायवाची नहीं है। ललाट, मस्तक और कपाल ये सब क्या हैं? भाल के पर्यायवाची हैं। गेंद का क्या होगा? तो गेंद का होगा कंदुक, गेंद का पर्यायवाची होगा कंदुक और गेंदुक। कंदुक, गेंदुक, दीरीपक ये सब क्या हैं? गेंद के पर्यायवाची हैं। कंदुक, गेंदुक, दीरीपक। ललाट, मस्तक, कपाल ये भाल के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 10, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस पंक्तियों में पानी
ये जो पंक्ति है इसमें पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है? जो पानी शब्द है इसमें कौन सा अलंकार है? ए उपमा अलंकार, बी वक्रोक्ति अलंकार, सी अनुप्रास अलंकार, डी श्लेष अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी श्लेष अलंकार। इस पानी शब्द में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, चिपका हुआ। जहाँ शब्द एक बार आए, शब्द पंक्ति में एक बार आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार। इसका उल्टा ऐसे मिलता जुलता एक यमक अलंकार है, जिसमें यमक में क्या होता है? शब्द जो होते हैं एक या एक से अधिक बार आते हैं और हर बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। और श्लेष में शब्द एक ही बार आता है और अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध करने पर शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जैसे इसमें दिया गया है पानी, यहाँ इस पंक्ति को हम लेते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पानी एक बार आया है। इन पंक्तियों के पानी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस यहाँ से देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी का संदर्भ इनसे मोती से और मानुष से और चून से, इसका संबंध है मोती से। मोती से पानी का क्या अर्थ है? चमक। और मनुष्य से उसके इज्जत का। चूने से मतलब जल का। यहाँ चूने के साथ इसका संबंध करने पे जल अर्थ निकलेगा और मनुष्य के साथ संबंध बनाने पे इसका जो है इज्जत से और मोती से इसके चमक का, चमक। इसका तीनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ क्या है? श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 11, द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ए निम्बार्काचार्य, बी शंकराचार्य और सी मध्वाचार्य, डी रामानुजाचार्य। द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक, इसका उत्तर जो होगा वह होगा द्वैता द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। ए शंकराचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। शंकराचार्य शुद्धाद्वैतवाद के। मध्वाचार्य ये किसके हैं? द्वैतवाद के। मध्वाचार्य द्वैतवाद के। और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद। मध्वाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। प्रश्न संख्या 12, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपदेश में उपसर्ग पूछा है। ए स, बी देश, सी उप और डी उ। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? इसका उत्तर होगा सी उप। उप और देश, इससे मिलकर उपदेश शब्द बना है। इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्दों के पहले जुड़कर शब्दों में विशिष्टता लाता है। प्रश्न संख्या 13, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ए मांगल्याचरण, बी मंगलाचरण, सी मंगल्याचरण और डी मंगलाचरण।
इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी, मंगलाचरण। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मंगलाचरण। बाकी तीनों क्या हैं? अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 14, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न शब्द में कौन सा समास है पूछा है। ए द्विगु समास, बी अव्ययी भाव समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुव्रीहि समास। नवरत्न में कौन सा समास है? इसका उत्तर होगा ए द्विगु समास। जहाँ प्रथम पद जो है संख्यावाची हो उसमें द्विगु समास होता है। यहाँ नवरत्न में क्या है? नव क्या है? संख्यावाची। यह प्रथम पद है, यह संख्यावाची है, तो यहाँ क्या होगा? द्विगु समास। अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही इसका प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय का संबंध होता है, उपमान और उपमेय का संबंध होता है, या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। बहुव्रीहि समास में जो है दो पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है इसका, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। तो नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में द्विगु समास है। प्रश्न संख्या 15, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो वाक्य किस प्रकार का है? ए विधानवाचक वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी निषेधवाचक वाक्य, डी इच्छावाचक वाक्य। इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी इच्छावाचक वाक्य। वे वाक्य जिसमें व्यक्ति की कोई इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, कामना आदि का पता चले उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, रेक्विजिशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? इसका हिंदी पर्याय कौन सा है? ए मांग, बी निंदा, सी आरक्षण, डी निराकरण। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए मांग। रेक्विजिशन मतलब मांग। प्रश्न संख्या 17, जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका उत्तर जो हो यहाँ ए है अनुभाव, अनुभाव्य, और बी अनुभवी, सी अनुभव योग्य, डी अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द है कौन सा? इसका उत्तर होगा डी अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए अनुभूत, और जो अनुभव किया हो उसको क्या कहते हैं? अनुभवी। प्रश्न संख्या 18, गारो किस राज्य में बोली जाती है? गारो किस राज्य में बोली जाती है? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी मेघालय, डी मणिपुर। इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी मेघालय। गारो बोली जो है मेघालय में बोली जाती है, और मेघालय में ही गारो, खासी, जयंतिया नामक 3 पहाड़ियाँ हैं। त्रिपुरा में त्रिपुरी बोला जाता है, मणिपुर में मणिपुरी। प्रश्न संख्या 19, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ, अल्पप्राण और घोष
वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए भ, बी ब, सी प, डी फ। इसका उत्तर होगा बी ब। ब क्या है? ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ तो सभी हैं, भ भी है, ब प फ, क्योंकि ये प वर्ग के वर्ण हैं सारे, तो प वर्ग के जो उच्चारण स्थान होते हैं वो ओष्ठ ही होते हैं। और अल्प प्राण जो होता है वह वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। तो अल्प प्राण का पहला, अल्प प्राण वर्ग के पहला और तीसरा, पांचवा, तो इसमें अल्प प्राण प है और ब है। अल्प प्राण कौन से हैं? प है और ब। लेकिन इसमें घोष भी पूछा है, घोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें ब जो है यह वर्ग का तीसरा है, तीसरा वर्ण है, तो यहाँ जो होगा ब होगा। ओष्ठ होगा, अल्प प्राण भी है, घोष भी है। प्रश्न संख्या 20, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ए भोपाल भारत में, बी पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, सी पोर्ट लुई मॉरिशस, डी न्यूयॉर्क अमेरिका में। 11वां हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी पोर्ट लुई मॉरिशस। 11वां पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था और यह कब हुआ था? 2018 में। और पहला कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन यह हुआ था 1975 में। कहाँ? नागपुर में पहला वाला हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 3 स्त्रीलिंग है, 1 स्त्रीलिंग नहीं है, वह कौन सा है? ए कविता, बी कहानी, सी उपन्यास, डी जीवनी। इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी उपन्यास। उपन्यास स्त्रीलिंग नहीं है, यह क्या है? पुल्लिंग है। उपन्यास क्या है? यह पुल्लिंग है। और बाकी कविता, कहानी, जीवनी ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये उसने एक कविता लिखी, वाक्य प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? उसने एक कविता लिखी, न कि उसने एक कविता लिखा। और उसने एक कहानी लिखी, उसने एक जीवनी लिखी। वाक्य प्रयोग करके देख लेंगे। प्रश्न संख्या 22, काहे को परेशान हो रहे हो? काहे को परेशान हो रहे हो? इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए रीतिवाचक, बी ये सी, बी परिमाणवाचक, सी कालवाचक, डी स्थानवाचक। काहे को परेशान हो रहे हो वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए रीतिवाचक। रीतिवाचक है। परिमाणवाचक में परिमाणवाचक में जो होता है वह परिमाण का बोध होता है, क्रिया में परिमाण का बोध होता है। और काल में
समय का बोध होता है, स्थान में जो है किसी जगह का बोध होता है। तो यहाँ ना ही परिमाण का बोध हो रहा है, ना स्थान का, ना काल का। तो यहाँ क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न संख्या 23, मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? मौक्तिक जो है यह तत्सम है। इसका तद्भव क्या है? ए मोती, बी मृत्तिका, सी मौसी, डी मातृक। मौक्तिक का तद्भव क्या होगा? इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए मोती। मोती तत्सम है, मौक्तिक तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वह होगा मोती। और मृत्तिका का क्या होगा? मिट्टी। मृत्तिका जो है यह तत्सम है, इसका जो है तद्भव होगा मिट्टी। और मौसी, मौसी क्या है? तद्भव है। मौसी जो है यह तद्भव है, इसका तत्सम होगा मातृ। इसका तत्सम मातृ श्वसा। प्रश्न संख्या 24, कोरोना अचानक फैल गया। कोरोना अचानक फैल गया। इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए कालवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कोरोना अचानक फैल गया, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ क्रिया के करने का तरीका पता चले, क्रिया के होने का तरीका पता चले, वहाँ क्या होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ अचानक क्रिया, कोरोना क्या हो रहा है? फैल रहा है, अचानक से फैल रहा है। तो यहाँ इसके तरीका, यहाँ तरीका का बोध हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कालवाचक में समय का बोध होगा। जैसे वह सुबह जा रहा था, सुबह, वह सुबह जा रहा था। तो इसमें क्या है? सुबह जो है कालवाचक है, समय का बोध हो रहा है। परिमाण मतलब इसमें जो होता है मात्रा का बोध होता है। जैसे रात में खाना कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो यहाँ जो कम शब्द है यह क्या है? परिमाण का बोध करा रहा है। क्रिया में, क्रिया के परिमाण का बोध हो रहा है कि कम खाना चाहिए। स्थान, स्थान वाला देख लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें किसी जगह का बोध होगा। जैसे वह आगरा जा रहा था। जाने की क्रिया हो रही है और कहाँ? आगरा। यहाँ स्थान बताया जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। करुड़ालय के रचनाकार कौन हैं? करुड़ालय के रचनाकार ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी अज्ञेय, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी जयशंकर प्रसाद। करुड़ालय जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। इनकी और रचना हम देख लेते हैं। झरना, आंसू,
लहर और कामायनी, तितली, ये सब क्या हैं? जयशंकर प्रसाद जी के रचना है। प्रश्न संख्या 26, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है? ए वंदनीय, बी शुक्ल, सी अर्जुन, डी काला। कृष्ण का विलोम, कृष्ण शब्द का विलोम कौन सा है? इसका उत्तर जो होगा वह होगा बी शुक्ल। यहाँ कृष्ण इष्ट देव से नहीं इसका अर्थ है, इसका अर्थ है काला से या काला से, अंधेरा से। तो यहाँ जो शुक्ल है, शुक्ल जो है उजाला से इसका अर्थ है, शुक्ल का अर्थ। कृष्ण का काला से। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और ये वंदनीय का विलोम क्या होगा? निंदनीय। और काला का गोरा या सफेद। प्रश्न संख्या 27, फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए लित, बी त, डी इत, सी इत, डी फल। फलित में कौन सा प्रत्यय है पूछा है, तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी इत। फलित शब्द में इत प्रत्यय है। फल और इत प्रत्यय लगकर बना है फलित शब्द। फल धन इत से फलित बना है। प्रश्न संख्या 28, पंजाबी शब्द का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? पंजाबी शब्द का उद्भव, ए पैशाची अपभ्रंश, बी सौरसेनी अपभ्रंश, सी अर्धमागधी अपभ्रंश और डी ब्रांचड़ अपभ्रंश। पंजाबी किस अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है? इसका उत्तर होगा ए पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी का उद्भव हुआ है। सौरसेनी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, ये सब बुंदेली, हरियाणवी, ये सब क्या है? सौरसेनी से। और अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये किससे? अपभ्रंश से। और ब्रांचड़ से क्या? सिंधी। ब्रांचड़ से सिंधी। ब्रांचड़ से सिंधी भाषा, अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, सौरसेनी से खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और पंजाबी जो है यह पैशाची अपभ्रंश से इसका उद्भव हुआ है। प्रश्न संख्या 29, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? ए उत्साह, बी रति, सी हास, डी क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव पूछा है। इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। और रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का। हास्य रस का स्थायी भाव है। और क्रोध जो है यह किसका है? रौद्र रस का स्थायी भाव है। प्रश्न संख्या 30, पानी बह रहा था, इस क्रिया में किस काल का बोध? यह जो क्रिया है यह किस काल का बोध करा रही है? पानी बह रहा था, क्रिया किस काल का बोध करा रही है? ए संदिग्ध भूतकाल, बी हेतु मत भविष्यत काल और सी हेतु मत भूतकाल, डी
अपूर्ण भूत, पानी बह रहा था। वाक्य में कौन सा काल है? इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी, अपूर्ण भूत। पानी बह रहा था में अपूर्ण भूतकाल है। हेतु संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में जैसे संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण हो गया राम गया होगा। इसमें क्या है? राम गया होगा, मतलब काम हुआ है या नहीं हुआ है। राम गया होगा, इसमें मतलब संदेह जताया जा रहा है कि राम गया होगा। और हेतु हेतु मत भविष्यत में हेतु हेतु मत भविष्यत, एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। हेतु हेतु मत में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। यदि तुम आते तो मैं भी चलती, ऐसा इसमें होगा कि तुम आते तो मैं चलती। यहाँ एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है। और हेतु हेतु मत भूत में क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। हेतु हेतु मत भूत में क्या होता है? क्रिया होने वाली थी पर हुई नहीं। इसका उदाहरण होगा यदि बरसात हुई होती तो फसल अच्छा होता, मतलब बरसात हुई नहीं और फसल अच्छा नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 31, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है? गवेषणा पत्रिका है, इसका प्रकाशक कौन है? ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, बी, प्रकाशन विभाग नई दिल्ली, सी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद नई दिल्ली, डी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली। गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक, इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। यहाँ से गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। प्रश्न संख्या 32, पीने की इच्छा वाला इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ए, प्रेमी और बी होगा, यहाँ सी होगा। बी, धीरोदात्त, सी, पापी, डी, पिपासु। पीने की इच्छा वाला वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा डी, पिपासु। पीने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द पिपासु। और ये धीरोदात्त क्या है? धीरोदात्त भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला के लिए एक शब्द है। जो भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं उन्हें धीरोदात्त कहते हैं। धीरोदात्त जो है यह नायक का एक कोटि है। नायक 4 प्रकार के होते हैं: धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित और धीर उद्धत। तो यहाँ जो अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं उन्हें धीरोदात्त कहते हैं। प्रश्न संख्या 33, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ए, गढ़वाली, बी, मालवी, सी, कन्नौजी, डी, मैथिली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा सी, कन्नौजी। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी ब्रजभाषा और खड़ी बोली, हरियाणवी, ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी की बोली। और खड़ी गढ़वाली और कुमाऊनी जो है, गढ़वाली और कुमाऊनी ये सब क्या है? पहाड़ी हिंदी की बोली है। मालवी जो है ये मालवी राजस्थानी हिंदी की बोली है। राजस्थानी हिंदी की बोली है। मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, ये सब राजस्थानी के। और मैथिली
किसकी है? बिहारी हिंदी की बोली है। मैथिली बिहारी हिंदी की बोली है। मैथिली, मगही और भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सा शब्द वन शब्द का अर्थ नहीं है? वन का अर्थ इसमें से किसका नहीं है पूछा है। ए पानी, बी जंगल, सी जीत, डी वाटिका। वन का इनमें से अर्थ कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा जीत। जीत जो है वन का अर्थ नहीं है। प्रश्न संख्या 35, पथ के साथी किस विधा की रचना है? पथ के साथी किस विधा की रचना है? इसका विधा पूछा है। ए आत्मकथा, बी रेखा चित्र, सी उपन्यास और डी यात्रा वृत्त। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी रेखा चित्र। पथ के साथी रेखा चित्र विधा की रचना है और यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। वर्मा की है, यह महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है। प्रश्न संख्या 36, सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सत्यार्थी का। ए सत्य धन अश्वी, बी सत्याधन आर्थी, सी सत्य धन यात्री, डी सत्य धन अर्थी। सत्यार्थी का संधि विच्छेद कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर होगा डी सत्य धन अर्थी। और इसमें क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। सत्य धन अर्थी में दीर्घ स्वर संधि है। सत्य के अ और अर्थी के अ दोनों की जगह दीर्घ आदेश हुआ है, तो सत्यार्थी शब्द बना। दीर्घ स्वर संधि है इसमें। प्रश्न संख्या 37, किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? गिरिराज किशोर जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ए ढाई घर, बी अर्धनारीश्वर, सी बेईमान, डी आवा। इसका उत्तर जो होगा वह होगा ए ढाई घर। ढाई घर के लिए गिरिराज किशोर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और कब प्राप्त हुआ था? 1992 में। यहाँ परिच्छेद दिया गया है और इससे कुछ प्रश्न नीचे पूछे गए हैं, उसके जवाब देने हैं। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के जवाब चुनिए। मनुष्य की 70-80% लंबाई जीन जो होता है जीन द्वारा निर्धारित होती है। बाकी 20 से 30% के लिए अनेक कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला, इसमें जो बाकी 20 से 30% के लिए जो कारक उत्तरदायी होते हैं उसमें पहला है पोषण, जिसमें आहार में प्रोटीन की कुल मात्रा, खनिज खाकर विटामिन प्रमुख योगदान देते हैं। दूसरे हार्मोन, और जिसमें मानव वृद्धि हार्मोन, यौन हार्मोन, एंड्रोजन व एस्ट्रोजन तथा थायराइड हार्मोन प्रमुख हैं। इनमें मानव वृद्धि हार्मोन तथा थायराइड हार्मोन होगा प्रमुख है। इसमें मानव वृद्धि हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। और किसी व्यक्ति के शरीर में मानव वृद्धि हार्मोन किस मात्रा में बनता है, इस प्रक्रिया को भी बहुत से कारक प्रभावित करते हैं। व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में नींद मिल पाती है, रात में पूरी नींद मिल पाती है या
नहीं। ये दो कारक मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। स्वास्थ्य का भी लंबे होने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं या जिन्हें कोई दीर्घकालिक रोग हो जाता है, उनकी लंबाई अपेक्षानुसार नहीं बढ़ पाती। तो इससे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। मनुष्य की कितनी प्रतिशत लंबाई जीन्स द्वारा निर्धारित होती है? तो ऊपर कहा जा चुका है कि मनुष्य की 70 से 80%। इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी 70 से 80% लंबाई जीन द्वारा निर्धारित होती है। मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? ए खनिज, बी पोषण, सी व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करते हैं, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं, डी आहार में प्रोटीन की मात्रा। मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन पूछा है, तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी व्यक्ति कितनी शारीरिक कसरत करता है, उसे रात में पूरी नींद मिल पाती है या नहीं। यह मानव वृद्धि हार्मोन के नैसर्गिक उत्पादन है। प्रश्न संख्या 40 और यह इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है? ए एस्ट्रोजन, बी यौन हार्मोन, सी थायराइड हार्मोन, डी मानव वृद्धि हार्मोन। लंबाई निर्धारित करने में किस हार्मोन का सबसे बड़ा योगदान रहता है? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा डी मानव वृद्धि हार्मोन। धन्यवाद।